Welcome to Funsicspedia. My name is Vishal Soni. I am the founder of Funsicspedia. In this lecture, we are going to discuss about the mock test 17, and as you already know, we are going to cover this entire video in two languages, Hindi and English, so that each and everyone can understand the entire video completely, right? So this mock test is having 50 questions and it's free for all. And if you are the member of Funsicspedia and you have taken our course for UGC NET Smart Learning Program, so in that condition, all the mock tests will be available to you and all the PYQs will be available to you. And you will be going to have the access of all the study material, study tables, revision tables, daily MCQs and all. So, which Funsic technique is most suitable for identifying a person using dental record? अब सी अगर आप फॉरेंसिक में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो बेसिकली आपको सबसे पहले जो फॉरेंसिक की ब्रांचेस है, एंटायर जितनी भी ब्रांचेस है, उन सारी ब्रांचेस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ऑडेंटोलॉजी जो है, ऑडेंटोलॉजी हमारे टीथ से रिलेटेड है, पेलिनोलॉजी हमारे लाइक कोलन्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड है, एंटोमोलॉजी लाइक इंसेक्ट से रिलेटेड है, टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिन से रिलेटेड है। तो जब बात की जाती है डेंटल स्टडीज तो वहाँ आता है ऑडेंटोलॉजी, राइट। ऑडेंटोलॉजी में हम मल्टीपल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी के टीथ से उसकी एज का एस्टिमेशन कर सकते हैं, कैसे हम मेल फीमेल एस्टिमेशन कर सकते हैं, बाइट मार्क एनालिसिस कैसे होता है, बाइट मार्क एनालिसिस से कैसे हम रिलेट करते हैं विक्टिम की जो मार्क्स है से जो हमारा कल्प्रिट है या जो हमारा अक्यूज है उसके मार्क्स, राइट। तो ऑडेंटोलॉजी में मल्टीपल चीजें आती हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, बैकेलाइन टेस्ट इज यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस टू डिटरमाइन, नाउ सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डीएनए प्रोफाइलिंग, ब्लड टाइप, हेयर स्ट्रक्चर। सी हेयर स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ए ऑप्शन, ऑफ कोर्स। सी जब हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ एडवांटेजेस, राइट, और उन एडवांटेजेस को समझना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को इफेक्टिवली आंसर करने के लिए, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो मेथोडोलॉजीज हम फॉलो करते हैं। पहली मेथोडोलॉजी है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें से की एलिमेंट्स को निकालना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर नो वर्ड का यूज़ किया जाता है कि ऐसा कौन से लाइक फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी एविडेंसेस नहीं है जिसके अंदर लाइक टॉक्सिन्स नहीं होते, फॉर एग्जांपल। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि वो नो पढ़ना भूल जाते हैं, राइट, और वो आंसर पे टिक करते हैं जो गलत होता है एब्सोल्युटली। तो हमें क्या करना होता है, हमें पहले अपने कीवर्ड्स को देखना होता है। तो यहाँ जो कीवर्ड है वो बैकेलाइन है, ओके, एंड सिमिलरली डिटरमाइन यहाँ लिखा हुआ है। तो बैकेलाइन किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ बैकेलाइन होता क्या है बेसिकली, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास का पीस है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा लिक्विड लेते हैं, इट कैन बी ऑयल, ओके। हम जब ऑयल को हीट करते हैं तब उसकी डेंसिटी में चेंजेस होते हैं, राइट। जब उसकी डेंसिटी उस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से या जो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे मैच हो जाती है तो हमें एक बैकेलाइन दिखती है, एक लाइन फॉर्मेशन दिखता है, राइट। तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो ग्लास का पीस है, लाइक फॉर एग्जांपल जो हमें क्राइम सीन पे मिला है और जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जांपल एक विंडशील्ड का ग्लास है, ओके, और हमारे पास जो कार है उसका भी एक हमारे पास ग्लास है। तो दोनों का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है तो उससे हम ये मैच कर पाते हैं कि हाँ ये जो कांच का टुकड़ा है ये उसी कार से बिलोंग करता है, ठीक है। डीएनए प्रोफाइलिंग हमारा हो नहीं सकता, ब्लड टाइप हो नहीं सकता, हेयर स्ट्रक्चर हो नहीं सकता। तो सेकंड मेथोडोलॉजी ये होती है कि हम पहले पॉसिबल जो ऑप्शन हो सकते हैं उनको साइड करते हैं और दूसरा जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते उनको अलग करते हैं। तो हमारे पास एक चॉइस बन जाती है। अगर आप 50-50 चॉइस भी बना पा रहे हो अपने एग्जामिनेशन में तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है। सो विच ड्रग इज नोन एज ए डेट रेप ड्रग, सो कोकेन, जीएचपी, हेरोइन, ओके। सो सी डी आंसर नहीं हो सकता, हीरोइन आंसर नहीं हो सकता, राइट, एंड कोकेन आंसर नहीं हो सकता, आंसर विल बी द बी, जीएचपी, राइट। वाई जीएचपी? क्योंकि जीएचपी के अंदर कोई किसी भी तरह का टेस्ट नहीं होता, ये एक तरह से डिप्रेसेंट का काम करता है,
इसको बेसिकली आप इजीली नेल्स के बीच में छुपा के किसी के भी ग्लास में डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम कैरिंग ए ग्लास एंड आई एम पुटिंग माय फिंगर इनसाइड दैट liquid, so GFP will easily be dissolved in that liquid, right? That is why this is called the date rape gun. Okay. Now the fourth और date इसमें GHP में एक और important factor है कि इसके बाद में कुछ याद नहीं रहता. ठीक है. उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, which chemical is commonly used for development of latent fingerprint on non-porous surface? Now see, we are having three type of surfaces, but so basically two, porous and non-porous. Okay? Porous basically means जिसके अंदर कुछ हम कह सकते हैं छेद हो, या जिसकी जो सरफेस है वो एक तरह से थोड़ी सी खुरदरी हो, उसे हम कहते हैं पोरस. नॉन पोरस मतलब शाइनी सरफेस. ठीक है. फॉर एग्जांपल कांच हो गया, या कोई एक हम कह सकते हैं कार का जो पेंट होता है वो एक तरह से पोरस नॉन पोरस ही होता है. और फिर आता है सेमी पोरस इज लाइक एल्यूमिनियम की कोई टेबल है, राइट. तो वो काइंड ऑफ सेमी पोरस है एक तरह से. ओके. तो यहाँ की एलिमेंट्स है कि लेटेंट फिंगरप्रिंट मतलब वो फिंगरप्रिंट जो हमें दिखते नहीं. तीन तरह के फिंगरप्रिंट होते हैं, लेटेंट होता है, पेटेंट होता है ना. तो और प्लास्टिक होता है. लेटेंट मतलब जो हमें दिखता नहीं है, पेटेंट मतलब जो हमें दिखता है, प्लास्टिक मतलब 3D फिंगरप्रिंट्स. तो ऐसी कौन सी टेक्निक या केमिकल मेथड हम यूज करते हैं लेटेंट फिंगरप्रिंट को डेवलप करने के लिए नॉन पोरस सरफेस पे? निनहाइडिन जो होता है वो पोरस सरफेस में काम में आता है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पेपर का टुकड़ा है, तो ये पिंक कलर लाइक रोडियम पिंक वी कैन से, तो हमें एक कलर देता है. ठीक है. सुपर ग्लू मेथड कैन बी ऑप्शन, क्योंकि ये एक नॉन पोरस मेथड है. उसके बाद में आता है सिल्वर नाइट्रेट, अगेन इट्स सिमिलर टू निनहाइडिन. देन वी आर हैविंग अमाइडो ब्लैक. अमाइडो ब्लैक इज बेसिकली यूज्ड फॉर ब्लडी फिंगरप्रिंट्स. सो ये ब्लडी फिंगरप्रिंट्स को ब्लैक कर देता है और इजीली वो विजिबल होता है. तो आंसर विल बी सुपर ग्लू. इसके अंदर क्या होता है, हम साइनोएक्टाइल जेल लेते हैं, उसका एक चैम्बर होता है जिसके अंदर हीटिंग कॉइल होती है. और अगर हम एक DIY प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें ऐसा होता है कि एक बल्ब होता है, बल्ब एक हीट इमिट करता है, उसके ऊपर हम सुपर ग्लू को रखते हैं. तो सुपर ग्लू धीरे धीरे वेपरेट होता है और जो हमारा लेटेंट फिंगरप्रिंट है उस पर जाके अटैच होना स्टार्ट हो जाता है. इससे हमें एक फिंगरप्रिंट मिलता है नॉन पोरस सब्सटेंस पे. ठीक. फिफ्थ क्वेश्चन है, इन फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी व्हिच बोन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू एस्टिमेट स्ट्रक्चर? अब ईच एंड every bone can help, right? But the thing is most commonly और perfect अगर हम कह सके कि जिसके रिजल्ट हाईली एक्यूरेट हो, तो उस कंडीशन में फीमर ही एक आंसर होता है जो लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की और एक्यूरेट रिजल्ट देती है. तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है एक बंदे की हाइट स्टेचर को डिटरमाइन करने के लिए. The luminol test is used to detect. Luminol basically mean the test which gives the luminescence. Okay. इसमें क्या होता है, ब्लड के साथ ये रिएक्ट करता है और जो ब्लडी फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो ल्यूमिनेसेंस होते हैं, ब्लू कलर का सब्सटेंस पैदा होता है इससे, राइट. तो अगर किसी ने वाइप आउट किया है कोई क्राइम सीन को, ब्लड को पूरी तरह से मिटा दिया है, इन दैट कंडीशन अगर हम luminol टेस्ट यूज कर रहे हैं तो वहां से हमें ब्लू कलर के सब्सटेंस दिखाई देंगे, जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ब्लड था. लेकिन ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है. तो ब्लड विल बी द आंसर फॉर दिस, राइट. Then we are having the seventh question, which type of evidence is considered the most reliable for human identification? Now see, the key points or the key element is basically most reliable for human identification, right? अब वो डेंटल रिकॉर्ड कैन बी ए ऑप्शन, DNA कैन बी ए ऑप्शन, फिंगरप्रिंट कैन बी ए ऑप्शन, ब्लड टाइप कैन नॉट बी ए ऑप्शन. तो हमने D को तो पहले रिमूव कर दिया. ठीक है. अब डेंटल रिकॉर्ड है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, मेरा कोई डेंटल रिकॉर्ड अभी नहीं है. शायद आप में से 95% या 99% व्यूअर्स का भी डेंटल रिकॉर्ड अभी नहीं होगा, है ना. तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन भी हमारा आउट हो जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिलायबल, जिस पर रिलाई किया जा सके. तो DNA और फिंगरप्रिंटिंग ऑप्शन है, लेकिन जब हमारे पास ऐसे दो ऑप्शंस हो और हमसे कभी ये पूछा जाता है कि कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, तो इस कंडीशन में हम DNA के ऊपर ही अपना आंसर सेट करते हैं. तो DNA विल बी द आंसर. ओके.
द टर्म चेन ऑफ कस्टडी रेफर टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एविडेंस हैंडलिंग। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो शायद सबको पता होता है। B will be the answer. What is the primary purpose for forensic autopsy? A forensic autopsy. Autopsy basically mean we can say post-mortem of the body in easy language. Okay? अब forensic autopsy के अंदर हमारा primary purpose क्या होता है? या तो हम time since death देखेंगे उसमें, या manner of death देखेंगे कि कैसे उसकी death हुई है ना? To determine the cause of death, identify the disease, collect toxicological evidences, or all of the above. So all of the above will be the answer. क्योंकि यहाँ पे हम ये सभी चीजों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं जब हम फॉरेंसिक ऑटोप्सी करते हैं, राइट? नाउ द कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट कैटेगराइज ड्रग बेस्ड ऑन, नाउ सी, कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट कैटेगराइज ड्रग्स बेस्ड ऑन, ठीक है, मेडिकल यूज एंड अब्यूज, पोटेंशियल कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटीज, मैन्युफैक्चरर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सी, कोई कंपनी एक ड्रग को कैसे बना रही है या कौन सी कंपनी बना रही है, इसके बेसिस पे हम कभी भी उसको कैटेगराइज नहीं करते हैं। तो हमारा सी आंसर तो गलत हो गई, ठीक है। कॉस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम कभी भी इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बात आ रही कंट्रोल सब्सटेंस की, वो सब्सटेंस जिसको हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उसका अब्यूज भी हो सकता है, राइट? तो मेडिकल यूज एंड अब्यूज पोटेंशियल के बेसिस पे ही हम किसी भी ड्रग को like categorize करते हैं. So A will be the answer for this. Okay. Now, which method is used to measure the alcohol content in blood? अब gas chromatography, spectrophotometry, PCR, electrophoresis. Okay, so the key elements is method to measure the alcohol content. है ना? PCR जो होता है वो किसी भी चीज की मात्रा को बढ़ाने के लिए यूज होता है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बहुत छोटा सा एविडेंस मिला है, लाइक बायोलॉजिकल एविडेंस मिला है, तो हम उसके डीएनए को बढ़ा सकते हैं, है ना? तो उससे हम पीसीआर करते हैं. तो पीसीआर तो किसी भी तरह से अल्कोहल मेजर के लिए नहीं हो सकता. इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब होता है कि हम डीएनए को अलग अलग कर रहे हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, मास और चार्ज की रेशियो. ये भी नहीं हो सकता. स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मतलब हम किसी चीज की कंसंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. गैस क्रोमेटोग्राफी. नाउ सी, अगर कोई क्वेश्चन में अल्कोहल कंटेंट या ऐसा कोई कंटेंट के बारे में पूछा जाता है जो ज्वलनशील हो, जो फायरेबल हो, राइट, इन दैट कंडीशन गैस क्रोमेटोग्राफी कैन बी ऑप्शन. तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए होगा आंसर इसका. इन फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी द टर्म LD50. नाउ सी, LD50 बेसिकली लिथियम डोज. Now LD50 basically mean, for example, हमारे पास 100 बंदे हैं टेस्टिंग के लिए और हमारा रिजल्ट आता है LD50. LD50 मतलब है कि 100 में से 50 लोग मर जाएंगे अगर ये ड्रग नहीं मिली. LD80 का मतलब हो जाएगा कि 80 लोग मर जाएंगे, सिर्फ 20 जने ही जिंदा रहेंगे. तो किसी ड्रग का जो पोटेंशियल होता है, लीथल पोटेंशियल किसी बंदे को मारने के लिए, उसको हम LD आगे उसके लाइक जो हमारा सैंपल है, जो लाइक जिसकी डेथ हुई है, कैन बी ऐसे कह सकते हैं, तो उस चीज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए LD ऐसे यूज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, सो द लोवेस्ट डोज ऑफ सब्सटेंस नो, डोज लीथल टू 50% of the population. So B will be the answer. See, the LD50 indicate the dose of a substance that is lethal to 50% of the test population used in toxicological studies. Now the question number 13 is, what is the main function of mitochondrial DNA in forensic analysis? Now see, mitochondrial DNA हमें हेयर के अंदर मिलता है, राइट? अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से हम क्या क्या पता हो सकते हैं? पहली बात, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमें जो मैटरनल होती है वहां से मिलता है, लाइक मम्मी की जो साइड है वहां से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारे पास आता है, क्योंकि जब एक स्पर्म ट्रैवल करता है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफर नहीं होता है, राइट? ओके, सो मैटरनल लीनिएज ट्रेसिंग ही हमारा ऑप्शन होगा. ओके, आई कलर नहीं हो सकता. डिटरमाइनिंग एज, डीएनए से हम एज एक्सक्लूशन नहीं कर सकते हैं. इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक तरफा ही डीएनए है ना. तो बी विल बी द आंसर. नाउ व्हिच टेक्निक इज बेस्ट फॉर द एनालिसिस ऑफ गनशॉट रेसिड्यू? ओके, बेस्ट for analysis of GSR basically. Okay, so UV spectroscopy, thin layer chromatography, scanning electron microscope, gas chromatography. Okay,
ना सी स्पेक्ट्रोस्कोपी जीएसआर के लिए नहीं हो सकती, पहली बात। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जीएसआर के लिए नहीं हो सकती। ये बेसिकली केमिकल सब्सटेंस जिसकी हम डिटेंशन वैल्यूज पता करनी हो उसके लिए हम यूज करते हैं। जब भी हम जीएसआर की बात करते हैं तो मतलब हम स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। उन पार्टिकल्स के स्टडी से हमें ये पता चलता है कि हाँ ये जीएसआर उसी लाइक उसी एमिनेशन से रिलेटेड है या नहीं है, या उसी बंदे ने फायर किया है या नहीं, राइट। तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप will be the answer for this question. Right. Okay. Now, 15 is which protein is primarily target in the confirmatory test for blood? Okay. Confirmatory test for blood. Okay. Okay. Hemoglobin, myoglobin, albumin, fibrinogen. Confirmatory test for blood. Okay. I think so. Hemoglobin will be the answer. I think so. Yes. Yeah. क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर हमें किसी चीज में मिल रहा है तो ऑफकोर्स की बात है वो ब्लड ही होगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्राइम सीन पे एक रेड लिक्विड मिला है तो दैट कैन बी अ पी, दैट कैन बी एनीथिंग, ओके, दैट कैन बी अ जूस, दैट कैन बी अ केचप, समथिंग लाइक दैट, ओके, identical to the blood, right? So how we are going to identify if we are getting the hemoglobin inside that, which basically means this is a confirmatory test of blood, okay. Okay. Now, 16 question is which of the following is a presumptive test for saliva? Now, see, saliva के लिए हम बेसिकली अमाइलेज आयोडीन जो टेस्ट होता है, स्टार्च आयोडीन टेस्ट वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आई थिंक वो ऑप्शन नहीं है। तो हम एक मेथडोलॉजी यूज करेंगे कि हम रिमूव करते जाएंगे वो ऑप्शंस को जो आंसर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल टेकेमा एंड टेकमेन, ये जो होते हैं ये ब्लड के लिए यूज होता है। डिक्टस लीवाइन टेस्ट होता है वो कैनबिस मैरिजुआना के लिए यूज होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते। फेडापियास टेस्ट विल बी द आंसर। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैसे याद किया था, हमारे आई एम फ्रॉम राजस्थान, सो वी आर हैविंग ए स्लैंग हियर, स्लैंग नॉट काइंड ऑफ स्लैंग बट एक तरीका एक मुहावरा होता है। उसमें फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बुरा गाता है ना, किसी की सिंगिंग बहुत खराब होती है और वो आपके सामने गा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आप फटे हुए बेस होता है, हमारा डीजे जो होता है उसके अंदर बेस होता है, राइट। तो जब बेस फट जाता है तो उसकी एक बहुत इरिटेटिंग आवाज आती है, तो हम उससे कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत फटे हुए बेस की तरह है ना। सिमिलरली द वर्ड फाड़ी बास इज सेम काइंड ऑफ वर्ड विच वी बेसिकली यूज इन राजस्थान टू tell someone that your singing is bad, और सिंगिंग हमेशा माउथ से होती है। तो अगर आपको ये टेस्ट याद करना है तो आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स रियल लाइफ ले सकते हैं जिससे आपको ऐसे कुछ टेस्ट याद करने में इजी हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कैसे टेक्टस लीवाइन टेस्ट याद किया था, क्योंकि ये वर्ड बहुत बड़ा है ना। और बड़ी अगर हम कभी किसी से सुनते हैं कि किसी ने गांजा पिया है, हम सोचते हैं कि किसी ने सिगरेट पिया है, ठीक है, किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है, ठीक है, किसी ने कोई अदर टाइप ऑफ ड्रग लिए, ठीक है, लेकिन कोई कहता है कि मैं कैनबिस लाइक मैरिजुआना स्मगल करते हुए पकड़ा गया है, कैनबिस इंग्लिश वर्ड्स, राइट। तो उस कंडीशंस में हमारे दिमाग की इमेज बनती है कि हाई-फाई ड्रग होगा, राइट। उसी तरह जो ये नेम है इट्स काइंड ऑफ ब्रांड नेम, सीम्स लाइक ए ब्रांड, राइट। तो मैंने इसको इस तरह से याद किया था कि अगर कहीं पे मैं ये वर्ड पढ़ूंगा तो उसका बेसिकली मतलब होगा कि हाई क्वालिटी ट्रक, ठीक है। भले ही वो ना हो, लेकिन कैनबिस इतनी हाई क्वालिटी नहीं है मान लेते हैं, लेकिन आप अगर इसको याद करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन 17, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन पोस्टमॉर्टम इंटरवल यूजिंग इंसेक्ट? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सी एंटोमोलॉजी जो है वो इंसेक्ट की स्टडी के लिए जानी जाती है। Now, which light source is most effective in visualization latent fingerprint from multicolored surface? Okay. Now the answer will be the UV light, क्योंकि UV light से बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वो एक तरह से डिम हो जाते हैं, राइट, क्योंकि वो एक शार्प ब्लू लाइट प्रोड्यूस करता है। तो अगर हमें लेटेंट फिंगरप्रिंट देखना है मल्टी कलर्ड सरफेस पे तो UV लाइट कैन बी द आंसर। ओके। Now the technique used for species identification through DNA is called, okay. Now DNA फिंगरप्रिंटिंग से बेसिकली हम कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर
मेरा एक ब्लड सैंपल है और मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा रहा हूँ, तो उसका मतलब में एक हमारा वो एक तरह से बायोमेट्रिक काइंड ऑफ थिंग हो गया जो इंडिविजुअल है मेरे लिए, ठीक है। सिमिलरली डीएनए बार कोडिंग बेसिकली मीन ये किसी की स्पीशीज के बारे में जानने के लिए होता है, तो द आंसर विल बी ओनली डीएनए बार कोडिंग। STR analysis cannot be done, right? Why STR typing is not done? Which type is used? Which test is used for detecting nitrate residue in gunshot cases? Okay. Now see, केसलमेयर टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ब्लड के लिए होता है, बेंजेडिन टेस्ट ब्लड के लिए होता है, डिक्लोसलिवाइन कैनबिस के लिए होता है, तो नाइट्रेट टेस्ट का आंसर होगा लीच टेस्ट। द बी विल बी द आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी फॉरेंसिक यूज ऑफ डाइटम? तो डाइटम हमारे यूज आता है ड्रॉनिंग केसेस के अंदर ये जानने के लिए कि मौत पहले ही थी या बाद में। एंटीमॉर्टम मौत बेसिकली मीन जब वो बंदा पानी में डूब जाता है और वो सांस लेने की कोशिश करता है, तो जो पानी होता है वो उसके लंग्स में चला जाता है, पेट में चला जाता है ना, लॉन्ग बोन्स के अंदर चला जाता है, तो हमें जो डाइटम्स होते हैं वो उसके लंग्स और लॉन्ग बोन्स के अंदर मिलते हैं, राइट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बंदे की मौत कैसे हुई थी, वो डूबने की वजह से हुई थी या मारने के बाद उसे डूबा गया है। तो ड्रॉनिंग केसेस के अंदर ही डाइटम्स हमारे यूज आते हैं, तो वी विल बी द आंसर। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर NIBIN? Now see, National Integrated Ballistic Information Network, National Investigation of Biometric. No, we cannot be the answer. National Inventory word cannot be the answer. Okay, National Institute of Ballistic and Imaging Network. There is no institute such type of. So the A will be the answer. National Integrated Ballistic Information Network. Okay. Which pigment is responsible for the greenish discoloration and decomposing bodies? See. मेलेनिन जो होता है वो हमारी स्किन के अंदर होता है जो हमारी स्किन को कलर देता है ना। इट कैन बी द वाइट कलर, इट कैन बी द डार्क कलर। सो डिस्कलरेशन वो भी ग्रीनिश कलर का मेलेनिन नहीं दे सकता। हीमोग्लोबिन रेड करता है, राइट। एंड देन वी आर हैविंग केराटिन। केराटिन हमारे हेयर्स के अंदर, नेल्स के अंदर होता है जो किसी भी तरह का कलर नहीं देता है। देन द आंसर विल बी द सी। ओके, Verdine. Okay, sorry for the mispronunciation. What is the primary basis of forensic palynology? मैंने शुरुआत में ही बताया था, पोलन और स्पोर्स की जो स्टडी होती है उसको हम forensic palynology बोलते हैं। Okay. Now the 25th question is, which test is used for detecting marijuana? Okay. Now see, Marquis test, Scott test, Lieberman test, Levine test. So इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था डिक्वेस्ट लिवाइन टेस्ट जो होता है वो कैनबिस मैरिजुआना के एनालिसिस के लिए यूज होता है, तो ये विल बी द आंसर। ओके, सो वी आर हैविंग 25 क्वेश्चंस, सो दिस इज द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विल बी अवेलेबल फॉर all students who have taken the membership. So part 2 will not be available on YouTube channel, it will be available on our Forensics website only, and if you want to access that part you have to take our subscription. Okay, so this is about the mock test 17 and I hope you have enjoyed and you have learned something new. And if you like this video and if you enjoyed this video, then please like, comment and subscribe to our YouTube channel. And if you want to take the subscription of our UHITS-NET learning programs, and you can click on the link available in the description. Thank you so much. Have a nice day.